नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी कुछ प्रश्नोत्तरी करते हैं प्रतिदिन और उसी क्रम में आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष कुछ प्रश्नों को लेकर के। हम सभी आदिकाल से 15 प्रश्न कर चुके थे। आदिकाल, इसके पहले हम लोगों ने 132 प्रश्नों को किया है जो हिंदी साहित्य नामकरण एवं काल विभाजन से संबंधित है। और हम लोगों ने फिर अब आदिकाल जो है 15 प्रश्न किए हैं। 15 नंबर का जो प्रश्न है मैं बताना चाहूँगी आप सभी को कि ये जो है यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 को ध्यान में रख करके ये श्रृंखला चलाई गई है कुछ प्रश्नों की। और ये प्रश्न है यूथ पब्लिकेशन से और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो इन्हें हम सभी को इग्नोर नहीं करना है। प्रश्न संख्या 15 है, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? तो किस साहित्य से हैं? रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य। 4 हमारे सामने ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 15 और 15 का हो जाएगा सिद्ध साहित्य। क्या हो जाएगा? सिद्ध साहित्य, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये प्रश्न हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। सिद्ध साहित्य जो है वज्र यानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है और ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इनकी संख्या पूछी जाए तो 84 है, जिनमें सबसे पहले कौन है? सरहपा है और सबरपा, लुइपा, डोंगपा, कुकुरिपा आदि ये प्रमुख हैं। आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य है, सरहपा प्रथम सिद्ध कवि थे। राहुल शंकरत्यायन ने इन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। साधना अवस्था से निकली सिद्धियों की वाणी चर्या गीत कहलाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें महासुखवाद द्वारा ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य में लुइपा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सरहपा प्रथम सिद्ध कवि थे, है ना, और राहुल शंकरत्यायन ने इन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम कवि भी माना है। अगला प्रश्न है 16 नंबर का जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? प्रश्न संख्या 16। ऑप्शन ए है राम भक्ति काव्य धारा, बी ऑप्शन है रासो काव्य धारा, सी है ज्ञानाश्री काव्य धारा, डी है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। प्रश्न संख्या 16 है और इसका करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो रासो काव्य धारा नहीं आती है। नहीं शब्द पूछा गया है ना, इस पे विशेष ध्यान देंगे। रासो काव्य धारा, देखिए राम भक्ति शाखा और ज्ञानाश्रय शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ये तीनों आते हैं, ठीक है। देखिए भक्ति काल की 4 प्रमुख काव्य धाराएं हैं और जिन्हें जो है जैसे निर्गुण भक्ति शाखा को 2 भागों में, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा, और सगुण भक्ति शाखा को फिर 2 भागों में पुनः बांटा गया है, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे 17 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे, ये आप देख सकते हैं। और ये सभी परिचित हैं इससे। रासो काव्य धारा जो ऑप्शन में था वो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। इसमें अधिकतर वीर गाथाएं हैं जो डिंगल भाषा में लिखी गई हैं। प्रमुख रासो ग्रंथ के अंतर्गत अगर बात की जाए तो पृथ्वीराज रासो, और ये रचना है चंद्रवरदाई की, और परमाल रासो है जगनिक की है, बीसल देव रासो नरपति नाल्ह की रचना है। ये सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखेंगे 17 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है मिश्रबंधु, डी है राहुल सांकृत्यायन। 17 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। सिद्ध सामंत युग की बात आ गई तो समझ लो तुरंत कौन है? राहुल सांकृत्यायन। किसका कथन है? राहुल सांकृत्यायन का कथन है, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे, ये इनका इस प्रकार से इतना लंबा चौड़ा है। आगे हम देखेंगे 18 नंबर का प्रश्न है, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हों, ध्यान देंगे, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हों उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो, डैश डैश धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है? कुछ तो समझ आया होगा कि किसका कथन है। तो 4 ऑप्शन हम देख लेते हैं। चारों ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है, क्षमा चाहूँगी थोड़ा सा आंसर शायद दिख गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मिश्रबंधु।
मैं पढ़ना चाहूँगी फिर से कि जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती। ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा हमारा जो अगला प्रश्न है कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। शुक्ल जी का है। अगला देखेंगे 19 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर का प्रश्न है, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के विषय में यह कथन किसका है? जाली शब्द आ गया तो शायद समझ गए होंगे, है ना सभी लोग। ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, बी कविराज श्यामल दास, डी डॉक्टर उलर, सी डॉक्टर उलर और डी है गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। 19 नंबर का प्रश्न है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें हम देखेंगे। इन्हें देखेंगे। पृथ्वीराज रासो विषयक उपयुक्त स्थापना संदर्भ रामचंद्र शुक्ल ने की है, इनकी है। और सर्वप्रथम डॉक्टर उलर ने 1875 ईस्वी में कश्मीरी कवि जयानक द्वारा पृथ्वीराज विजय 12 सर्ग में रचित संस्कृत महाकाव्य है जो कि के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। इसी के बाद पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता को लेकर विद्वानों में 3 वर्ग बन गए। कितने वर्ग बन गए? 3। और वो तीनों वर्ग इस तरह से हैं। जो अप्रामाणिक मानते हैं तो डॉक्टर वुलर और गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे क्या मानते हैं? अप्रामाणिक मानते हैं। देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास अप्रामाणिक मानते हैं। अब हम देखेंगे जो प्रामाणिक मानते हैं, श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड, मिश्रबंध, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अर्ध प्रमाणिक जो मानते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसमें आएंगे। कौन आएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आएंगे। और डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ शर्मा ये अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है हमारा, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, खुमार रासो, विजयपाल रासो। 4 ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर हमें बताना है। तो ये है बीसल देव रासो। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज रासो जो है कवि चंद्र बरदाई हैं, बीसल देव रासो नरपत नाल है, खुमार रासो दलपत विजय है, विजयपाल रासो नल्ह सिंह है। रचनाएं इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर का प्रश्न है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु। 21 नंबर का प्रश्न है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। राउल वेल के संबंध के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? राउल वेल जो रचना है इसके विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सबसे पहले जानेंगे, राउल वेल जो रचना है ये जो है 10वीं सदी की और कवि अरोड़ा की रचना है ना। आगे हम देखेंगे, इनका रचयिता अरोड़ा नामक कवि माना जाता है। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इनमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। प्रश्न संख्या 22 का जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें ये पूछा गया है कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो ये नहीं सही है, बाकी ये सारी तीनों चीज़ें सही हैं। इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, यह पूर्णतः गलत है। ठीक है, अगला हम सभी देखेंगे 23 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 23, जहाँ मुझे इम्पॉर्टेंट दिखेगा, जहाँ से प्रश्न बनने की उम्मीद रहेगी वहाँ मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि
को सुसंगत कीजिए। मतलब इतिहासकारों ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है उसकी बात की जा रही है। शिव सिंह सेंगर ने किसे माना है ना, शिव सिंह सेंगर ने किसे माना है, और राम कुमार वर्मा ने, राहुल शंकरत्यायन ने, और गणपति चंद्र गुप्त ने। तो इसमें जो देखेंगे हम, ये थोड़ा सा कूट का प्रश्न है। इस तरह से है, हम थोड़ा इसे यहाँ देख लेते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें हम देखेंगे शिव सिंह सेंगर ने माना है पुष्पदंत को। शिव सिंह सेंगर ने किसे माना है, पुष्पदंत को माना है। यानी कि हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पुष्पदंत को माना है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। किसे माना है, स्वयंभू को माना है, यानी कि फिर A1 हो जाएगा। और राहुल शंकरत्यायन ने, सभी परिचित हैं, सरहपा को माना है ना, तो फिर 2 हो जाएगा। और इसके बाद जो है हम देखेंगे गणपति चंद्र गुप्त ने। तो गणपति चंद्र गुप्त ने किसे माना है, शालिभद्र सूरी को माना है। ठीक है, तो तीसरा आ जाएगा। सबसे पहले 412 देखते हैं किसमें है हमारा, 412 यानी कि ऑप्शन डी वाला है ना। ऑप्शन जो है 412 है। हाँ, ये देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम इनसे संबंधित कुछ हैं, ये इन्हें हम देखते हैं। मिश्र बंधु शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत पुष्य पुंड को माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, राहुल शंकरत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र ने सरहपा को प्रथम कवि माना है। गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को, जयदेव सिंह माता प्रसाद गुप्त ने गोरखनाथ को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को माना है। इंपॉर्टेंट है। आगे हम सभी देखेंगे 24 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, अच्छा ऐसे दिया गया है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, मुझे लगा कहीं कूट में ना दिया हो। श्रावकाचार, देवसेन, नेमिनाथराज, सुमतिगढ़, भरतेश्वर बाहुबलीराज, शालिभद्र सूर, रेवंत गिरिराज, जिनधर्म सूरी। इनमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। प्रश्न संख्या 24। तो जो रेवंत गिरिराज है ये विजय सेन सूर्य की है, ये जिनधर्म सूर्य की नहीं बल्कि जो है विजय सेन सूर्य की है। किसकी है, विजय सेन सूर्य की रचना है रेवंत गिरिराज। बाकी सभी सही है। आगे हम सभी देखेंगे 25 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। उन्होंने अंतःसाधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई। डी ऑप्शन। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, इसमें कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है, ये प्रश्न बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखिए उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, यह कथन सही नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 26 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। प्रश्न संख्या 26, हाँ, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी, यह उक्ति किसके विषय में है। चारों ऑप्शन में से बताना है। प्रश्न संख्या 26, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये है गोरखनाथ के संबंध में है। सिद्ध साहित्य का विकसित और परिवर्तित रूप ही नाथ संप्रदाय है। नाथ एक विशेष वेशभूषा धारण करते थे जिसमें मेखला और ये है श्रृंगी, है ना, और गूदड़ी खप्पर, ये विभिन्न प्रकार के आभूषण हैं जो लोग कर्ण मुद्रा, झोला इत्यादि ये मतलब लिए रहते थे, पहनते थे। यह कान छेद करके कुंडल पहनते थे, इसीलिए कनपटा योगी भी इन्हें कहा जाता है। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर का प्रश्न है। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो
के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? तो बृहत्तम संस्करण, मध्य संस्करण, लघु संस्करण, सबसे छोटा संस्करण। 27 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सबसे छोटा संस्करण, जिसमें क्या है 1300 छंद है ना। इसे क्या मानते हैं? जो है पृथ्वीराज रासो के का मूल रासो मानते हैं इसे, है ना, सबसे छोटा। आगे हम देखेंगे, थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा मैं पढ़ दे रही हूँ, है ना। डॉक्टर दशरथ शर्मा व माता प्रसाद गुप्त आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के लघुत्तम रूपांतरण को सर्वाधिक प्रमाणिक या मूल रासो मानते हैं, जिसमें 1300 छंद हैं। ये हमारा आंसर था, है ना, ये टोटल हमारा आंसर था। मथुरा प्रसाद दीक्षित ने मध्य संस्करण 7000 छंद को प्रमाणिक माना है, और बृहत रूपांतरण जो है 16,306 छंद सर्वाधिक अप्रमाणिक व सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण है। आगे हम सभी देखेंगे, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं, इनके विषय में सभी परिचित हैं। और इसमें जो सर्ग है पृथ्वीराज रासो में 69 मतलब 69 समय है, जिसमें आदि पर्व समय 10वां समय, 20वां समय पद्मावती समय और 57वां समय कैमास वध समय, है ना, सर्वाधिक मार्मिक समय है। आगे हम सभी देखेंगे, जो है अगला प्रश्न हम सभी देखेंगे, 28 नंबर का प्रश्न है, बीसलदेव रास के संपादनकर्ता इनमें से कौन है? प्रश्न संख्या बीसलदेव रासों के संपादनकर्ता, तो संपादनकर्ता है माता प्रसाद गुप्त। करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगरचंद नहटा, माता प्रसाद गुप्त। थोड़ा सा जो है PDF क्लियर नहीं आई है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे हम सभी देखेंगे, हमारा जो अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला देखेंगे अमीर खुसरो के विषय में, उनकी पहेलियां मुकरियां दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी, कौन सा सही नहीं है? तो ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की, सी वाला ऑप्शन भी सही है। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था, तो ये अपने आप में बिल्कुल गलत है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, 30 नंबर का प्रश्न है, जो कि इस क्लास का आखिरी प्रश्न होगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो ये पदावली है, सभी परिचित हैं इससे, पदावली है। कौन सी रचना है? पदावली है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने टोटल जो है 15-15-30 यानी कि 15 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते थे उन सभी जो है व्याख्या को हम लोगों ने देखी। तो आज की क्लास इतनी है, बाकी सभी लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए, हमेशा लगे रहिए। आज की क्लास यहीं हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।